नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया और 1856 ईस्वी में जॉन वर्टन एवं जॉन विलियम वर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं इन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा सभ्यता का सर्वे किया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहा। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने दयाराम शाहनी को हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया। सन 1922 में जॉन मार्शल ने रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत एवं पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान में फैली हुई सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार का है। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है। और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान के उत्का-गेदोड़ में स्थित है। यह स्थल दस्क नदी के तट पर स्थित है तथा सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, इसका कालक्रम समय का निर्धारण C14 पद्धति से किया जाता है। नई दिल्ली एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जबकि पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया, जो कि मध्य एशिया में स्थित हैं, उनके अनुसार 3250 से 2750 तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला स्थल हड़प्पा स्थल। इसकी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। दोस्तों, वर्तमान में साहिवाल ज़िले में है और ये रावी नदी के तट पर प्रमुख स्थल है। और इसकी खोज दयाराम शाहनी ने 1921 में की। हड़प्पा स्थल से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 37 कब्रिस्तान मिले हैं। विदेशी की कब्र मिली है, यहाँ से इक्का गाड़ी मिली है, श्रृंगार पेटिका मिली है, स्वास्तिक का निशान मिला है। नदी के तट पर पार अन्नागार मिलते हैं, जो 2 लाइनों में हैं। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा भी हड़प्पा से मिलता है। पास में श्रमिक आवास भी हड़प्पा से मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो। इसकी स्थिति
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है और ये सिंधु नदी पर प्रमुख स्थल है। इसके उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी हैं। इन्होंने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द एक सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है और इस विशाल स्नानागार का आकार 39 × 23 × 8 फीट का है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें विटुमिनल्स का लेप किया गया है। इसके उत्तर दिशा में 6 पश्त बदलने के कक्ष प्राप्त हुए हैं। 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जल आपूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम स्थल पर संभवतः पुरोहित रहते थे। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत भी कहा। यहाँ विशाल अन्नागार और महाविद्यालय के सदस्य की जानकारी भी मोहनजोदड़ो से होती है। सूती कपड़े के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हाथी का कपालखंड, नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई मूर्ति है, एक नग्न मूर्ति भी मिली है। इनके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसने शॉल ओढ़ रही जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से हमें विदेशी व्यापारिक संबंधों की जानकारी भी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा स्थल लोथल है। ये गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे पर है। इसके उत्खननकर्ता RS राव जी हैं। ये एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड भी मिलता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। मन के बनाने का कारखाना लोथल से ही मिला है। चावल के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। फारस की मोहरें जो गोलाकार वटन नुमा है। घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी यहीं से मिलती हैं। चक्की के 2 पार्ट हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहां घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। धोलावीरा इसकी स्थिति भी गुजरात में है। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं था। ये शहर 3 भागों में विभाजित था, पूर्व में, मध्य में, पश्चिम में। यहाँ से 16 जलाशय मिलते हैं। ये सभी जलाशय कृत्रिम थे। स्टेडियम के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। सूचना पट जो पॉलिश युक्त था वो यहीं से मिलता है। चनुदड़ो के बारे में देखते हैं। दोस्तों, चनुदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके उत्खननकर्ता NG मजूमदार थे। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। ये एक औद्योगिक नगरी थी। मन के बनाने के कारखाने चनुदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य भी चनुदड़ो से प्राप्त हुआ है। सुरकोटा की स्थिति गुजरात में है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। कुनान HR चांदी के 2 मुकुट। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में इसकी स्थिति है। यहाँ से धातु का रथ प्राप्त हुआ है। होजदी ये गुजरात का प्रमुख स्थल है। हाथी के साक्ष्य यहीं से मिले हैं।
रोपड़ ये पंजाब प्रांत में स्थित है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य हमें रोपड़ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, यहाँ से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। नगर नियोजन के बारे में देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ये अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर 2 भागों में बटे हुए होते थे। पूर्वी भाग ये आवासीय भाग होता था। पश्चिमी भाग ये हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थिर होता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों से कुत्ते के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन होल होता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग इस सभ्यता में हुआ है। ईंटों का आकार 4x2x1 का होता था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक स्थिति की जानकारी का अभाव मिलता है। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। सामाजिक स्थिति, दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 वर्गों में विभाजित था। ये 4 वर्ग थे: पुरोहित, व्यापारी, किसान, श्रमिक। बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। दोस्तों, बड़ी मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ये शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खेल शतरंज था। अंतिम संस्कार की 3 विधियों का प्रचलन था: पूर्ण शवादान, आंशिक शवादान, दाह संस्कार। यहाँ 3 व्यवस्थाएं मिलती थीं। ये आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युगमत समाधान मिलता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। पुरुष व महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर बनवाना आरंभ नहीं थे। ये अंधविश्वासी थे। ये जादू टोटके में भी विश्वास करते थे। बलि प्रथा में विश्वास करते थे। कालीबंगा में हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा आदि में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग योग पर भी विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आदि शिवा का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जॉन मार्शल ने पशुपति नाम दिया है। इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं। दोस्तों, यह सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। दोस्तों,
इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। यहाँ के मुख्य उत्पादक गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी आदि प्रमुख फसलें थीं। इन्हें चावल व बाजरे का ज्ञान प्राप्त नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर से उत्तर प्रदेश रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल था। सोरतुगई अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। ये पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। ये ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख से सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया। मेलुहा नागरिकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई है। दिलमून, बहरीन व आखन ओमान मध्य स्थल का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। ये सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। तांबा व टिन का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बालाकोट पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख लिपियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इन्हें लिपि का ज्ञान था। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे गोमूत्रछार लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मूर्तियाँ एवं मोहरें, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं। धातु की, पत्थर की, मिट्टी की। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्तियाँ जो धातु से निर्मित है। देवावाद की मूर्तियों का रथ। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्तियाँ। टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्ति। ज़्यादातर मोहरें से लकड़ी की बनी हुई थी। ज़्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी। मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक मोहरें एक श्रृंगी गेंडे की मिली हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई हैं। कोबड़वाड़ा सांड के चित्र भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण थे। गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आगमन। SR राव, सर जॉन मार्शल ने व मैक्रो के अनुसार इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ का आना बताया। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता इसका मुख्य कारण था। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण था। UR कैनेडी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा थी। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल लिया। निष्कर्ष, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार उत्तरदायी रहे होंगे। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर, राखीगढ़ी, धोलावीरा। उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर और रोजदी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा।
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।